नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। ग्राम चपलाना में महादेव मंदिर पर हुआ 7 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन। शनिवार को होगा विशाल महाप्रसादी के साथ भंडारे का आयोजन। पंचायत चुनाव तारीखों का ऐलान, 3 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। चुनाव को लेकर तैयार है जिले की 468 पंचायत। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। एसडीएम बिहारी सिंह को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। गलत काम व गंदगी करने की मना करना पुजारी को पड़ा भारी। बस्ती वालों ने पुजारी को दी धमकी। सरपंच के नाम से कर रहे दादागिरी। मंदसौर के शेख जफर शेख पिता गुलाम मोइनुद्दीन शेख का शुक्रवार को भगवान पशुपतिनाथ मंदिर प्रांगण में धर्म परिवर्तन किया गया। 46 वर्षीय शेख जफर शेख अब चेतन सिंह राजपूत बन गए हैं। देखें ये खास रिपोर्ट। महामंडलेश्वर स्वामी चिदम्बरानंद सरस्वती अखिल भारतीय पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी संघ के महामंडलेश्वर द्वारा विधि विधान से पूजन हवन कर हिंदू धर्म की दीक्षा दी गई है। इस दौरान सुबह सांसद सुधीर गुप्ता भी उन्हें मंदिर में घर वापसी पर शुभकामनाएं देने पहुंचे और मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया काफी समय तक उनकी पूजा पाठ में साथ रहे। शेख जफर शेख से चैतन्य सिंह राजपूत बनने के बाद उन्होंने कहा कि बचपन से ही उनका झुकाव हिंदू धर्म की ओर है। इसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म की युवती से शादी की थी। उनकी पत्नी का नाम शारदा यादव है, जो मराठा समाज से आती है। अब तक वे खुद को अधूरा महसूस कर रहे थे, लेकिन अब हिंदू धर्म अपनाने के बाद वे पूर्ण रूप से हिंदू हो गए हैं। इससे उन्हें शांति का अनुभव हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि घर में खुला माहौल है और देश के संविधान के अनुरूप सभी अपनी मर्जी से किसी धर्म के प्रति आस्था रख सकते हैं। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और अगर होती है तो वह कट्टरता है। उन्होंने कहा कि विश्व में सभी सनातनी लोग थे, लेकिन बाद में अलग अलग धर्मों में बंट गए। उन्हें शुरू से ही हिंदू धर्म से गहरा लगाव है। इसी के चलते वे खुद को अधूरा सा महसूस करते थे, लेकिन अब धर्म परिवर्तन के बाद वे पूर्ण रूप से हिंदू हैं और परम शिव भक्त भी। पवित्रभूतस्य यद्गावः पुने तक्षकेयं स्वस्तितिलकं विधाय। ओम हरिओम हरिओम ओम इदं विष्णुविचक्रमे ते धानि तदेवदं समूढमस्य बागु सुरे स्वाहा। ओम विष्णवे नमः ऊपर देवताभ्यो नमः सिंधूनं ब्रूणदेहं बाबा मुपब्रवीति मातादियादि कोने में चार बार स्नान कराएंगे। ओम पार्यो पार्यमस्तिवर्ग्यं त्रयात्रयं सर्वांगे स्नानियं जलं समर्पयामि। पंचामृतं समर्पयामि। स्पर्श अस्पर्शादि गुरु निंदा पशु निंदा धर्म निंदा हाँ कराना। बाएं हाथ में चावल लीजिए, दाहिने हाथ से दो छोड़िए। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। उधर देवताभ्यो नमः। सिंधूनं ब्रूणदेहं बाबा मुपब्रवीति मातादियादि कोने में चार बार स्नान कराएंगे। ओम पार्यो पार्यमस्तिवर्ग्यं त्रयात्रयं सर्वांगे स्नानियं जलं समर्पयामि। पंचामृतं समर्पयामि। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। जय चैना गुण रुद्रा अभितो दिक्षुदा सात्रसा वैखागु महेनई महे असौजो वसर्वदनी रंगेवा विलोय उदैनांगो पादसन्नद सन्नदाया सत्यश्रोमणया। में पूज्य स्वामी श्री चिदम्बरानंद जी मुंबई से पधारे हैं और साथ में आए पंडित जी ने
पूरे विधि विधान से मुझे सनातन में प्रवेश करवाया है और आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बचपन से ही था और घर में मंदिर भी है, रोज़ पूजा पाठ भी करता हूँ, मंदिरों पे भी जाता था, पूरा सनातन का ही पालन कर रहा था। अब पूरे विधि विधान से मैं पूरी तरह सनातन में आ गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस ब्रह्मांड पे जो भी मनुष्य के रूप में पैदा हुआ वो सभी सनातनी थे। उन्हें धर्म परिवर्तन करके उन्हें जोर जुल्म के या किसी भी तरीके से उनसे धर्म चेंज करवाया होगा, बाकी सब सनातनी थे। ये समाज के ऊपर है, वो चाहे जो कर सकते हैं, लेकिन विरोध करने वाली कोई बात ही नहीं है। सीधी सी बात है, आज़ाद देश में रहता हूँ, स्वतंत्र हूँ कि मैं किस धर्म को मानूँ, किसको नहीं मानूँ। भाई कोई और मानता है, मैं तो किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ। अगर मुझे कोई कुछ बोलता है तो ये गलत है। मेरी इच्छा है, ये तलवार से किया हुआ धर्म परिवर्तन नहीं है, मेरी इच्छा का है, मेरी इच्छा से किया मैंने। एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं जिनका नाम शेख जफ़र के नाम से जाने जाते हैं। कई लोग जफ़र सेठ के नाम से उनको जानते हैं। उनकी पहले से ही भावना सनातन धर्म, हिंदू धर्म के प्रति आस्था रही है। उनकी बहुत बड़ी अभिलाषा थी कि हम अपने धर्म में वापसी करें। ऐसा योग संयोग आज बना है कि भगवान पशुपतिनाथ के पावन सानिध्य में सनातन धर्म की, जिसके प्रति उनकी आस्था थी, जिनके पूर्वज भी सनातन धर्म से ही जुड़े रहे। भारतवर्ष में जितने भी प्रायः मुस्लिम हैं, उनके पूर्वज हिंदू ही थे, सनातनी ही थे। आज फारूक अब्दुल्ला साहब भी इस बात को कहते हैं, गुलाम नबी आज़ाद संसद में इस बात को कहते हैं। तो बड़े बड़े नेता और लोग हों, चाहे जो भी हो, जो भी थोड़ी भी ईमानदारी से देखेगा और समझने की कोशिश करेगा तो उसको पता चलेगा कि उसके पूर्वज हिंदू ही थे। लेकिन इस बात को शेख जफ़र भाई ने समझा और अपने उस घर में वापसी करने के लिए तैयार हुए। उसी का कार्यक्रम भगवान पशुपतिनाथ के सानिध्य में हम लोग उनका शास्त्रीय विधि विधान से घर वापसी का कार्यक्रम। कल तक जफ़र शेख था, आज मुंबई के सरस्वती महामंडलेश्वर चिदम्बरम जी जो स्वयं यहाँ पे पधारे हैं, न केवल नाम परिवर्तन बल्कि संस्कार परिवर्तन कराए जाने को लेकर के भगवान पशुपतिनाथ महादेव के इस अद्वितीय मंदिर में आज ये विधि विधान के साथ परिवर्तन हो रहा है। ये विचार परिवर्तन है और एक नया धर्म, एक नई संस्कृति, एक नई संस्कार की उन्होंने यहाँ शुरुआत करी है। वे जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं, स्वेच्छा से चलना चाहते हैं, मन से चलना चाहते हैं। तो मेरा भी मन बढ़ा कि मैं भगवान पशुपतिनाथ महादेव के इस मंदिर परिसर में, चूँकि आज का दिन तिथि तय थी, जफ़र शेख आज से चेतन सिंह राजपूत हो गए हैं। ये नाम भी दिया है महामंडलेश्वर सरस्वती जी ने, जो स्वयं मुंबई से चल करके यहाँ पधारे हैं। मैं नव नामांकित भाई चेतन सिंह राजपूत के नए संस्कार जो उन्होंने प्राप्त किए, उनके प्रति मैं शुभकामना ज्ञापित करता हूँ। हमारे हिंदी संस्कृति में चेतन सिंह राजपूत ने प्रवेश किया है, मैं उनके प्रति शुभकामना ज्ञापित करता हूँ और उनके उत्तरोत्तर जीवन की कामना करता हूँ। गलत काम व गंदगी करने की मना करने पर नाहरगढ़ के नई आबादी स्थित दुधेश्वर महादेव के पुजारी को मगरे के नीचे स्थित नई बस्ती के लोग रोजाना धमकी दे रहे हैं। कई बार आवेदन देने के बाद भी नाहरगढ़ पुलिस इनके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं कर पाई। मंदसौर जिले के गांव नाहरगढ़ में नई आबादी में स्थित दुधेश्वर महादेव मंदिर के नवनियुक्त पुजारी द्वारा मगरे के नीचे बसी हुई बस्ती के लोगों को लगातार गलत काम नहीं करने व गंदगी नहीं फैलाने को लेकर समझाइश देना भारी पड़ गया। उल्टा पुजारी को धमकी देने का काम बस्ती के लोगों द्वारा किया जा रहा है। पुजारी द्वारा कई बार नाहरगढ़ थाने में आवेदन दिया, लेकिन नाहरगढ़ पुलिस का इस और कोई ध्यान नहीं है, जिससे आए दिन इन लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। लगातार धार्मिक स्थानों पर गलत काम, गंदगी फैलाने का काम करते जा रहे हैं। वहीं पुजारी को मारने की धमकियां रोजाना दे रहे हैं, जिससे दुधेश्वर महादेव के पुजारी में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं नीचे स्थित बस्ती वालों के कहना है कि हम तो गंदगी व गलत काम करेंगे, क्योंकि हमने नाहरगढ़ सरपंच को पैसे देकर हमारे घर यहाँ बनाए हैं। वहीं मंदिर के पुजारी की मांग है कि उनको न्याय दिलाया जाए एवं धार्मिक जगह पर गंदगी ना हो, उसमें उनका साथ दिया जाए। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। घटना तो ये घटी कि जब से मैं यहाँ आया हूँ, जब से लोग परेशान कर रहे हैं, दारू मांस वगैरह खाते हैं, इधर गलत कर्म करते हैं, इधर गंदगी फैलाते हैं। मैं उनको कहने जाता हूँ तो वो डराते धमकाते कि तेरा सिर फोड़ देंगे, तू भी जाएगा, महाराज भी जाएगा, यहाँ से बाबा भी जाएगा। परेशान हो रहा हूँ जब से ये बस्ती जब से परेशान हो रहा हूँ। ये लोग आए दिन धमकी देते हैं, इधर दारू पीते, गंदगी फैलाते हैं। मैं कहने जाता हूँ उनको तो फिर वो उल्टा कहते तेरा सिर फोड़ देंगे, मगरा भी जाएगा, यहाँ से तू भी जाएगा, महादेव भी जाएगा। आपने शिकायत की थी पुलिस से, तो अभी तक क्या एक्शन लिया गया?
मैंने आवेदन भी दिया है थाने में, लेकिन अभी तो कुछ सुनवाई भी नहीं हुई। बाबूजी, श्रीमान जी, मैं यहाँ पे अकेले रहता हूँ और ये लोग आए दिन धमकी देते हैं कि तेरा सर फोड़ देंगे, तुझे यहाँ गाड़ देंगे, मार डालेंगे। अगर कल मान लो कल यहाँ कुछ भी हो गया, मेरे साथ कुछ भी घटना घट गई या कुछ भी हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मान जी, मैं इनसे कहने जाता हूँ, नीचे समझाने जाता हूँ, तो ये कहते हैं कि सरपंच ने हमें पैसे दिए हमने और यहाँ पे प्लाट लिए हैं, हम कुछ भी करें, हमारी इच्छा हो। और ये महादेव भी जाएगा न मगरा भी जाएगा, अब तो हमारी चलेगी, यहाँ पे हमने पैसे दिए हैं। हमारे नारगढ़ के सभी भक्त श्रद्धालुओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये महादेव का मगरा अपने बहुत प्राचीन स्थान है, बहुत पुराना स्थान है और ये हाथों से जा रहा है और इसको बचा लो। सभी भक्तों से मेरे ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि सहयोग में सभी का हाथ रहे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आह्वान पर मंदसौर जिला कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम मंदसौर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मंदसौर कांग्रेस के इस धरने में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी शामिल हुए। कांग्रेस ने देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महंगाई पर नियंत्रण नहीं करने और किसानों को फसलों का उचित दाम नहीं मिलने के खिलाफ प्रदर्शन किया। सुबह 11 बजे से गांधी चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, संगठन प्रभारी बटुक शंकर जोशी, चुनाव प्रभारी दीपक इंदौरा सहित जिले के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। धरने में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस नेता करीब 1.5 घंटा देरी से मंदसौर पहुंचे। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए सरकारों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। करीब 3 घंटे चले धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस रैली के रूप में शहर कोतवाली थाने पहुंचे, जहां एसडीएम बिहारी सिंह को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की। अरे मोदी सूरज हो गए थे, मोदी सूरज हो गए। अब ये साइड में हट जाओ यार। मोदी सूरज हो गए थे। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की उनके पोते राजीव गांधी ने आतंकवादियों से निपटने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी और एक ये नराधाम आजादी हमारे पुरखों ने दिलाई। महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ पटेल, सुभाष चंद्र आजाद, जिन्ना साहब, और ये पट्टा आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसके बाप दादाओं ने किसी ने भी स्वतंत्रता के संग्राम में, आंदोलन में कभी हिस्सा नहीं लिया, लेकिन स्वर्ण जयंती आजादी की उन्होंने तो अपना खून पसीना बहा के आजादी दिलाई। कांग्रेस के लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देके अंग्रेजों के छक्के छुड़ा के आजादी दिलाई। लेकिन ये पट्टा जानता है भारत के मर्म को। आजादी के 75 साल के बाद, आजादी के 75 साल के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि छोटे छोटे देश जिनको आजादी को 15 साल 20 साल हुए, आज मंदसौर जिले में हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल जी, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी कुलदीप इंदौरा जी के नेतृत्व में, बटुक शंकर जोशी जी के नेतृत्व में एक विशाल धरना, इसलिए हमें बार बार धरना आंदोलन करना पड़ रहा है। इस समय मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और मोदी की दिल्ली सरकार, इन लोगों ने आम
आदमी की कमर तोड़ दी है। महंगाई इतनी ज़बरदस्त तरीके से लोगों की जेब खाली होती जा रही है। महिलाओं का महीने का बजट बिगड़ गया। आज किसान फसल के बेच के आता है, सोचता है मैं अपना घर बनाऊंगा, तो फसल के मूल्य तो आधे रह गए। वो घर बनाने का सपना, सीमेंट हो गई 400, सरिया हो गया 8000। कैसे महंगाई पे ये सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही, इसके पीछे कारण है बड़े बड़े इस देश के उद्योगपति, जिसने पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी और शिवराज को अरबों खरबों रुपए का चंदा दिया था। उनके इशारे पे मध्य प्रदेश और देश की सरकार चल रही है। तो महंगाई का तांडव, मेरे देश का नौजवान, उसके हाथ खाली हैं, रोजगार मिल नहीं रहा है, किसान को मूल्य नहीं मिल रहा है। ये प्रदेश, मध्य प्रदेश, भारत में महिलाओं के बलात्कार में नंबर 1 है। इस प्रदेश में पिछड़े वर्ग के भाई बहनों को सपना दिखाया गया। हमने तो, कांग्रेस ने 27% आरक्षण देने का अध्यादेश लाके कानून बनाया, लेकिन भाजपा की इस पाखंडी सरकार ने शिवराज के नेतृत्व में 27% से घटा के 14% कर दिया। इन सारी बातों को लेके हम, हर कांग्रेस का प्रत्येक सिपाही मध्य प्रदेश के कोने कोने में सड़क पे उतरा है। हम भी जागे, जनता भी जागृत रहे, इस भावना को। अरे भाई, स्वतंत्रता के संग्राम में हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी थे, ईसाई भी थे। ये तो इतिहास में लिखा हुआ है, इसमें कहीं एक शब्द भी गलत नहीं है। यही तो करना चाहते हैं वो, देश को बांटना चाहते हैं। भाजपा के लोग डिबेट करा देंगे, चलिए कर्नाटक में हिजाब पे प्रतिबंध, मेरे देश के नौजवान जॉब मांग रहा, उन्हें हिजाब पे चालू हो जाओ भाई, कहाँ गया जॉब पता ही नहीं चला। कोई आगे ले जा सकता, उस पार्टी का नाम है कांग्रेस, क्योंकि आज भी नरेंद्र मोदी और शिवराज जैसे लोग धर्म और मजहब के नाम पे इस देश को फिर से बांटना चाहते हैं। सर, भाजपा ने 27% आरक्षण कांग्रेस देती है, तो उससे कई गुना ज्यादा भाजपा आरक्षण। ये झूठ बोलने वाले पाखंडी लोग, सर्वोच्च न्यायपालिका ने निर्णय देते वक्त इनके शिवराज के माथे पे झूठ का ठप्पा लगा दिया। उन्होंने कहा कि शिवराज की भाजपा सरकार ने ट्रिपल टेस्ट की सारी बातें पूरी नहीं की और जो डॉक्यूमेंट सही समय पे पेश करना थे सर्वोच्च न्यायालय में, वो नहीं किया, इसलिए इनको 14% आरक्षण ही मिलेगा। कमलनाथ का एक ही नारा है, मेरे रहते हुए सत्ता आई थी, मेरे रहते हुए सत्ता चली गई। मैं जब तक कांग्रेस की झोली में मध्य प्रदेश की सरकार लाके नहीं डालूंगा, तब तक मैं मध्य प्रदेश छोड़ के नहीं जाऊंगा। एक एक कार्यकर्ता के साथ सीना तान के खड़ा हूँ। आपका कहना है जनता हमारे साथ है, जो आपके प्रत्याशी रहेंगे वो आपके साथ रहेंगे, आपको विश्वास है क्या? डेफिनेटली। क्या पहले तो बिके आपके नेता? राजा महाराजा बिके हैं। हाँ, राजा महाराजा के फॉलोअर बिके हैं। कांग्रेस का सच्चा सिपाही आज भी सड़क पर खड़ा हुआ आपको दिखेगा। सर, भाषण में आपने अभी कहा कि देश आजाद कराने में जिन्ना और नेहरू का बराबर योगदान है, जिन्ना का योगदान कैसे है? अरे भाई, स्वतंत्रता के संग्राम में हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी थे, ईसाई भी थे। ये तो इतिहास में लिखा हुआ है, इसमें कहीं एक शब्द भी गलत नहीं है। यही तो करना चाहते हैं वो, देश को बांटना चाहते हैं। भाजपा के लोग डिबेट करा देंगे, चलिए कर्नाटक में हिजाब पे प्रतिबंध, मेरे देश के नौजवान जॉब मांग रहा, उन्हें हिजाब पे चालू हो जाओ भाई, कहाँ गया जॉब पता ही नहीं चला। कल मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं, बीजेपी जश्न के रूप में मना लिया, कांग्रेस उस पर हमला करने का कहेंगे? ये पाखंडी तो कुछ भी कर सकते हैं। भारत की स्वतंत्रता की सांसें जिन लोगों ने दिलाई, आज 75 साल हो गए आज़ादी को, कांग्रेस के लाखों नौजवानों ने अपनी कुर्बानी देके, गांधी जी, नेहरू जी के नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में अपनी जान की कुर्बानी देके इस देश को आज़ादी दिलाई। नरेंद्र मोदी और उनके पाखंडी साथियों के किसी परिवार के किसी व्यक्ति ने कभी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन आज़ादी का 75वां वर्ष वही मनाएंगे। ये है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस वार्ता कर पंचायत चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में 3 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे।
मंदसौर जिले में भी जिला निर्वाचन विभाग पंचायत चुनाव को लेकर तैयार है। जिले की 468 पंचायत और 6,694 ग्राम पंचायत वार्ड सहित 5 जनपद के 115 वार्ड और 17 जिला पंचायत सदस्यों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होगी। निर्वाचन विभाग ने पंचायत चुनाव की समय सारणी जारी कर दी है। कैसा होने वाला है पंचायत चुनाव, ये बता रहे हैं एसबीसी टाइम्स के संवाददाता देवेंद्र मौर्य। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने आज पंचायत चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। निश्चित तौर पर ऐलान के बाद में पंचायत चुनाव का काम डाउन शुरू हो चुका है। मंदसौर जिले की यदि बात करें तो मंदसौर जिला निर्वाचन विभाग भी पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। जिले में आपको बता दें कि 3 चरणों में पूरे मध्य प्रदेश में ये चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। 3 चरण मंदसौर में भी होने वाले हैं, जिसमें साफ है कि जिले की 468 पंचायत और उनके 6,694 पंचायतों के वार्ड, इसके साथ ही जिले की 5 जनपदों के 115 वार्ड सहित 17 जिला पंचायत सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया जो है इन 3 चरणों में संपन्न होने वाली है। निर्वाचन विभाग ने अपना समय सारणी जारी की है, जिस प्रकार निर्वाचन विभाग ने कहा है कि आने वाली 30 मई यानी कि 30 तारीख से जो हैं जो प्रत्याशी हैं अपना नामांकन भर सकते हैं, जिसकी अंतिम तारीख 6 जून होगी। इसके साथ ही नाम वापसी की दिनांक 10 जून होने वाली है और पहला चरण जो है 25 जून को होने वाला है और उसके बाद 2 जुलाई और एक चरण, तीसरा चरण जो है 8 जुलाई को होगा। तो कुछ इस तरीके से पंचायत चुनाव का जो है ये समय सारणी है और निश्चित तौर पर निर्वाचन विभाग के इस ऐलान के बाद से अब सरगर्मियां और तेज हो चुकी है। जिस तरीके से निकायों के आरक्षण के बाद से नगर सरकार की सरगर्मियां तेज हुई थी, तो उसके बाद से आज पंचायत चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद किसी तरीके से गाँव सरकार की जो राजनीति है वो भी अब माहौल गर्मा चुका है। जिस तरीके से लंबे अंतराल के बाद ये चुनाव संपन्न करवाए जा रहे हैं, ये चुनाव आए हैं, तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि कितना जो है जोश और कितना उत्साह जो उम्मीदवार है, चाहे वो पंच हो, ग्राम पंचायत में सरपंच पद के उम्मीदवार हो, चाहे जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य हो। इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि आगामी 31 मई को जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए राजधानी भोपाल में पहले की तरह आरक्षण प्रक्रिया की जाएगी। उसके बाद निश्चित तौर पर यह समझा जा सकता है कि चुनाव प्रक्रिया जो है और तेज होगी और जिला पंचायत सदस्य भी अपनी चुनावी जो प्रक्रिया है उनसे रूबरू होना शुरू हो जाएंगे, उनसे गुजरेंगे। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, ये साफ किया था कि मौसम बिगड़ सकता है, बारिश की संभावना है, तो ऐसे में चुनाव जल्दी संपन्न करवाया जाए। तो साफ है कि निर्वाचन विभाग ने ये साफ कर दिया है कि पहले प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, उसके बाद निकाय चुनाव की प्रक्रिया की जाएगी। निकाय चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान भी इसी माह के अंत में हो सकता है। तो निश्चित तौर पर फिलहाल पंचायत चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसको लेकर अब दावेदारों की जो राजनीतिक उठापटक है, चाहे जनता से रूबरू हो, चाहे चुनावी प्रक्रिया हो, तमाम प्रक्रिया जो है हलचलें तेज हो चुकी है। 3 चरणों में मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, पंचायत चुनाव, और मंदसौर जिला निर्वाचन भी इसको लेकर पूरी तरीके से तैयार हैं। देवेंद्र मौर्य, एसबीसी टाइम्स, मंदसौर। मनासा में पंजाब नेशनल बैंक से किसान कंवरलाल धनगर का 7,41,000 का थैला चुराकर भागने वाले आरोपी सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए हैं। पुलिस ने दोपहर में बैग लेकर भागते हुए 2 बदमाशों के फुटेज मिले। वहीं पुलिस को शाम 7 बजे पंजाब नेशनल बैंक के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी मिले, जिसमें बदमाश पहले से ही बैंक में बैठे हुए कैमरे में कैद हुए हैं। पीड़ित किसान के साथ गांव हतुनिया सहित आसपास क्षेत्र के ग्रामीण जन बड़ी संख्या में कल गुरुवार व आज सुबह शुक्रवार को मनासा थाने पहुंचे और बैंक व थाने में हंगामा किया। ग्रामीणों और पीड़ित किसान ने बैंक पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। साथ ही किसान की पूरी केसीसी माफ करने की बात कही। अगर ऐसे हालात में पीड़ित किसान या परिजन कुछ गलत कदम उठाते हैं तो समस्त जिम्मेदारी बैंक व बैंक मैनेजर की रहेगी। थाना प्रभारी केएल डांगी ने ग्रामीण जन के साथ बैंक मैनेजर को ऑफिस में बैठाकर बैंक मैनेजर को अच्छे क्वालिटी के कैमरे और सुरक्षा गार्ड तैनात करने के निर्देश दिए। साथ ही बैंक मैनेजर श्रीकांत कुमार द्वारा सोमवार तक का समय अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने का मांगा है। बैंक की गाड़ी आई थी, मैं उसको देखने गया था। ये गाड़ी को देखने गए थे, तो आपस में बात कर रहे थे, आपस में बात कर रहे हैं। इन दोनों की लोकल के तुम दिख रहे हैं ना यार, पर ये आपके साथ में घुसे हैं, मतलब नहीं अलग आए, बाहर के कैमरे में देखे ना। बस बहुत है। पानी पीने रुकेंगे, आपने पानी भी दिया था यहाँ पे। हाँ, ये देखो पानी पी रहे हो तो वो वापिस बैठ गया। एक का ध्यान आपके पास है, एक का ध्यान सफेद वाले का बाबूजी के पास है। वो देखो उधर वाले, ये देखो ये पापा निकल गए, ये इशारा करेगा।
उसके बाद क्या कर सकते हैं? ये हाथ से जाएंगे, ये हाथ से ये जरूरी है सर, ये उसके पीछे पीछे चला गया है ना। ये थाने में हम आए, मामला पूरे मनासा तहसील को, इवन पूरे मध्य प्रदेश को पता है कि गत 2 दिन पहले मनासा में पंजाब नेशनल बैंक से एक गरीब किसान के साथ 7.5 लाख रुपए की लूट हुई दिन में। ठीक है, मनासा दिल्ली या मुंबई जैसा हाइपर सिटी नहीं है कि यहाँ पे इतनी बड़ी लूट को अंजाम दिया जाए, लेकिन कहीं न कहीं संदिग्धता में बैंक की भी लग रही है और कहीं न कहीं यहाँ का प्रशासन भी ढीला लग रहा है कि 3 दिन तक यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, लोकल सब नेता होते हुए भी अभी तक 7.5 लाख जैसी बड़ी लूट का पता 3 दिनों तक नहीं चल रहा है। ये सबसे शर्मनाक बात है, शर्मिंदगी की बात है। और एक आदमी आत्महत्या करने को मजबूर है क्योंकि 7.5 लाख रुपए पहले तो दूसरी बैंक में ज़्यादा ब्याज लग रहा था, साहूकारों से 2% पे उठाया, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक में जाके भरा, सॉरी ICICI में भरा और वहाँ से 7.5 लाख का नया लोन लिया। ओनली 15 लाख रुपए किसान कर्ज में डूबा हुआ है और उसकी हालत पूछने यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं पहुँचे। यहाँ का प्रशासन 3 दिन हो गया, अभी तक कोई रिस्पॉन्सिबल जवाब नहीं है। इवन बैंक में सबसे बड़ी चीज़ ये आ रही कि पंजाब नेशनल बैंक में वहाँ के CCTV फुटेज सब बंद है। वहाँ के वो जो लुटेरे हैं कैमरे में साफ दिख रहे हैं, पिछले 3 घंटों से वहाँ बैठे हुए हैं, जैसे कोई धर्मशाला हो वहाँ जाके वो चोर लुटेरे बैठे रहते हैं। 3 घंटे बाद वो रेकी करते हैं, जब कस्टमर नहीं पहुँचता उससे पहले वो लोग चले जाते हैं, उसके बाद कस्टमर के साथ लूट हो जाती है। बैंक कर्मचारी कस्टमर से बोलते हैं 1 घंटे तक उनको कोई कार्रवाई नहीं करने देते हैं, उसके बाद 1 घंटे तक वहाँ बिठाया जाता है ताकि लुटेरे यहाँ से भाग गए। उसके बाद पुलिस थाने में उनको भेजते हैं, फिर बोलते हैं हमारे CCTV फुटेज कैमरे सब बंद है। जब बंद थे तो 1 घंटे तक क्यों बिठाया गया? इसी में संदर्भ में आज इकट्ठे हुए हैं। सेकेंड चीज़, अभी हम लोग यहाँ पे आए, हमें कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब ना तो पुलिस से मिल रहा है ना बैंक से मिल रहा है। अगर इस चीज़ का शाम तक कोई जवाब आता है तो ठीक है, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। पूरा मनासा तहसील के सभी किसान एक साथ इकट्ठे होंगे क्योंकि ये घटना सिर्फ एक किसान के साथ नहीं है, आम आदमी के साथ जैसे आए दिन घटना घटित हो रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और बैंक पे सवालिया और बैंक के कुछ कर्मचारियों पे हमें संदिग्ध लग रहा है कि किसान 7.5 लाख रुपए निकालने आज आएगा, ये कैसे पता है? सबसे बड़ी चीज़ उन लोगों को कैसे पता है? बैंक में जो लुटेरे बैठे हैं शक्ल से लग रहे हैं कि कोई ऐसे उचंगे आदमी नहीं है, वो प्रोफेशनल ड्रेस में बैठे हैं, 3 घंटे से बैठे हैं, बैंक का कोई कर्मचारी उनसे पूछ नहीं रहा है आप किस लिए आए, क्यों आए। तो ये भी एक सवालिया निशान है कि कहीं ना कहीं हमें बैंक का कोई ना कोई आदमी अंदर इन्वॉल्व लग रहा है। ये इसीलिए हम आज इकट्ठे हुए थे। बैंक मैनेजर, हाँ, बैंक मैनेजर से हमारा डिस्कशन हुआ TI साहब के सामने, है ना, और बैंक मैनेजर का कहना है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ। लेकिन जबकि बैंक मैनेजर से हमने पूछा CCTV फुटेज बताओ, तो कल भी 11 बजे से शाम को 7 बजे तक हम 1000 की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। शाम तक यही बोला गया कैमरे बंद है, कैमरे खराब है, कैमरे बंद है। जब शाम को हमने ज़्यादा ही प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, तब जाके उन्होंने 3 सेकंड का एक वीडियो दिया और आगे बोल रहे हैं कि हाँ सर, वो क्या है कि मैं बैंक में थैला घुमा तो मैं बैंक में गया तो सर से बोला हूँ मेरा बैंक मतलब कोई उठा के ले गया, तो आप ये देखो कि आप बैठ जाओ, अभी रिपोर्टिंग मत करो। हमारे जो बड़े सर वो आएगा, उसके बाद में देखेंगे। तो आधा घंटा के बाद में, वो पौन घंटा आधा घंटा के बाद में वो आए फिर उसने मुँह वो बैठे न वो चलाए, उसने वो कैमरा चलायो, वहाँ तक बैठे रही हो। बस कि यार अभी वो कैमरे में कुछ नहीं आ रहा है, तो उसका कैमरा ख़राब था, तो उस टाइम पर उसको बोल देना था कि यार कैमरा ख़राब है। तो मेरे को 15-20 मिनट अपनी कैमरा में घुमाया, फिर उसके बाद में मैंने कहा सर मैं अभी रिपोर्ट करूँगा, मैं क्या तक बैठा रहूँगा कि वहाँ जाओ बोलिए आप रिपोर्ट करो, आपका कार्रवाई करो। आपने पुलिस को कहा ये बात, बैंक वाली बात बदी नहीं बताई पुलिस वालों को? नहीं बताइए। क्यों नहीं बताइए? बताई, और अभी भी हम लोग बैंक वाले को बताने ही आए। पुलिस वालों को बताई ना, पुलिस वालों को बताया हमने कि बैंक हमें कोऑपरेट नहीं कर रही है सुबह से। नहीं, वो वीडियो क्लिप की जो बात इन्होंने दादा ने बोला, जिनके साथ घटना घटी है, उन्होंने ये बात कल पुलिस को अवगत करवाई क्या? हमारा करवाई ना पुलिस को, बोल रहे नहीं करवाई, अभी भी करवाई हम, अभी भी आए हम लोग इसलिए कि बैंक आज भी दिन भर हो गया। कल भी मनाने चल लो दियो कि मैं कल दे दूंगा तुमको। सीधा आरोप बैंक वाले के ऊपर। हाँ, बैंक वाले की मिली भगत है। हाँ, बैंक वाले की मिली भगत, पूरा शक है कि बैंक वाले की मिली भगत है। पंजाब नेशनल बैंक में कल किसान कमरलाल जी धनगर निवासी हतुनिया के गए थे और उनका किसान क्रेडिट कार्ड का 7.5 लाख रुपए उन्होंने वहाँ से प्राप्त किया था, जिसको 2 बदमाश, जिनका फुटेज हमें आसपास की दुकानों से मिला है, उनका बैग, उनके ऊपर कुछ गंदगी डालते हुए और गंदगी को साफ करते समय बैग को उठा करके ले जाना की घटना घटित हुई थी, जिस पर हमारे द्वारा प्रकरण भी दर्ज किया गया है, हमारी टीमें भी लगी हुई है
उनके फुटेज जो मिले हैं उनको पहचान कार्रवाई के लिए वायरल किया गया है। और जो बैंक के ऊपर आरोप लगाया गया है उसमें अभी तक ये बात सही है कि बैंक में हम कल भी गए थे, आज भी गए हैं, वहाँ से फुटेज और अपेक्षित सहयोग हमें नहीं मिल पाया है। मैनेजर साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि ये हमारे किसान भाई से जुड़ा हुआ मामला है, गंभीर मामला है, बड़ी राशि का मामला है, इसको सर्वोच्च प्राथमिकता में लेकर के हमें फुटेज उपलब्ध कराएं, क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम बैंक के अंदर का है और बैंक से जुड़ा हुआ है, तो इसमें फुटेज हमें क्लियर मिल जाएंगे तो आरोपी की पहचान करने में हमें सुविधा रहेगी। सर, किसान का आरोप है कि बैंक में उनके द्वारा जो लेन देन किया गया उसके फुटेज भी बैंक के कैमरे में नहीं है। अब उन्होंने हमारे किसान भाइयों ने कहा है तो सारे बिंदुओं को भी हम देख रहे हैं और बैंक की टेक्निकल टीम काम कर रही है। अब वो उपलब्ध कराने का उन्होंने हमसे बोला भी है, तो सभी बिंदुओं पे हम जांच करेंगे और हर संभव प्रयास करके फुटेज प्राप्त करेंगे, क्योंकि क्लियर फुटेज तो बैंक से ही मिल पाएंगे। सर, नगर में करीब 1 दर्जन से अधिक बैंकें हैं। यहाँ रोज़ लेन देन होता है, सैकड़ों लोग आते जाते हैं बैंकों में। कई बैंकों में CCTV कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कई कैमरे लगे हुए नहीं हैं और सुरक्षा गार्ड भी नहीं है। इसको लेकर पुलिस बैंकों को क्या निर्देश देगी? हमने नगर के सभी बैंकों को पहले भी पत्र लिखा था, पुनः पत्र लिखा है, स्मरण पत्र भी जारी किए हैं कि जहाँ जहाँ भी बैंक के ATM हैं, शाखाएँ हैं, उनमें अपने सुरक्षा गार्ड लगाएं, अच्छे क्वालिटी के नाइट विजन कैमरे लगाएं, जिनमें व्यक्ति की गाड़ी जो है उसके नंबर इन सभी की क्लियरिटी हो। तो इसके लिए समय समय पर हम बैंक भी चेक कर रहे हैं, रजिस्टर में नोट भी कर रहे हैं और मैनेजर जो वहाँ पे बैंक के रहते हैं उनसे भी हम। प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिहाज से प्रदेश में CM राइस स्कूल खोले गए। प्रदेश में पहले चरण में 25 स्कूल की शुरुआत इस शिक्षा सत्र से शुरू होने जा रही है। शुक्रवार को CM राइस स्कूल के पहले प्राचार्य के बतौर BRC रहे BL बसेर ने पदभार ग्रहण किया। 2 साल में भवन के साथ ही सभी संसाधनों के साथ स्कूल शुरू होगा, जिसमें KG से लेकर कक्षा 12वीं तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। योजना में गांव तक बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए बस की सुविधा होगी। स्कूल परिसर आधुनिक तकनीक से लैस रहेगा और शिक्षक शिक्षिका का भी चयन शासन द्वारा किया जाएगा। अभी मॉडल स्कूल में ही CM राइस स्कूल की शुरुआत होगी। शासन की नीति आने पर एडमिशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे गरीब बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में फीस के कारण नहीं पढ़ सकते हैं, उनको उच्च स्तर की शिक्षा मिलने की सुविधा होगी। CM राइस स्कूल के प्राचार्य का चार्ज संभालने पर ढोल धमाकों के साथ बसेर का शिक्षकों ने स्वागत किया और मिठाई खिलाई। SBCN टाइम्स न्यूज़ टीम से प्राचार्य बसेर ने CM राइस को लेकर क्या कहा, आप भी सुनिए। देखिए, सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर है कि भाई शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हो। तो अधिकतर हम देखते हैं कि वर्तमान में सभी का झुकाव इंग्लिश मीडियम पे ज़्यादा रहता है। तो सरकारी विद्यालय अधिकतर इंग्लिश मीडियम नहीं रहते हैं। तो पहली बार सरकार ने निर्णय लिया है कि कुछ चयनित स्कूलों को CM राइस बना करके उसमें इंग्लिश मीडियम से शिक्षा दी जाए, उसी की तर्ज पर इसमें दी जाएगी। और एजुकेशन के साथ साथ अन्य जो गतिविधियाँ हैं, जिस
जिसमें अन्य प्रतिभाएं रहती है उनको कैसे निखारा जाए, वो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। पढ़ना है तो सब करते हैं, मेरिट आना ये सब करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी होती है जिसमें प्रतिभाएं निखार की जाना आवश्यक है, वो यहाँ पर अवसर मिलेगा हर बच्चे को। क्योंकि अभी जो कॉन्सेप्ट अपन कह सकते हैं इसको नर्सरी से KG1 से 12 तक का है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम का है। अब इसमें सुविधा के अनुसार ही संचालित की जाना है, तो जैसी सुविधा हम आकलन करेंगे कि हमारे पास कितनी सुविधाएं हैं, उसके अनुसार हम फिलहाल इसको स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे हमारे पास सुविधा आती जाएगी वैसे वैसे हम स्कूल को उस रूप में कन्वर्ट करते रहेंगे। अभी संभव नहीं है कि इसको हम KG1 से 12 तक चालू करें, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों चालू करें। अभी जो देखेंगे आकलन क्या हम कर सकते हैं, वो उसके अनुसार इसका स्टार्ट करेंगे। लेकिन साल 6 महीने में, साल भर मान लीजिए, सब टोटल सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और विद्यालय रनिंग करेगा। बड़े गर्व का विषय हमारा मनासा के लिए, तो ये 25 टॉप स्कूलों में मनासा का ये विद्यालय है। यहाँ इसलिए चयन हुआ कि यहाँ के जो स्टाफ है, पूर्व जो कार्यरत है, उन लोगों ने काफ़ी इसको बढ़िया अच्छा से संवारा है, जिसको प्रदेश लेवल पे इसको 25 स्कूलों में चयनित किया गया। तो ये मनासा के लिए गर्व की बात है। मुझे बड़ी सुकून वाली बात है कि मुझे भी अच्छा स्थान मिला, अच्छे स्टाफ मिले, अच्छा नगर मिला। मैं सोचता हूँ अच्छे बच्चे मिलेंगे और टॉप मोस्ट रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। एजुकेशन रिजल्ट मतलब मेरिट ही नहीं, बाकी अन्य विधाओं में बच्चे आगे हैं, उसको रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। तो ये अच्छा खुशनुमा माहौल है और बड़ा एनर्जिक अवसर है ये सभी के लिए। इस शिक्षा सत्र से एडमिशन शुरू हो जाएगी? संभावना है, अभी पढ़ने में, लिखने में, सुनने में आ रहा। हमको ट्रेनिंग भी बताया था कि भाई फर्स्ट वीक में, नवंबर के फर्स्ट, इसमें जून के पहले वीक में हो सकता है प्रवेश नीति जारी हो जाए। अब प्रवेश नीति क्या आएगी, कैसे आएगी, ये तो हम कह नहीं सकते। जो भी आएगी उसके अनुसार इसमें एडमिशन संभावना ये लग रही है कि फ्री ऑल होगा ये सभी के लिए, क्योंकि हम अनुभव देखते हैं कि बच्चे टैलेंटेड जो लाके आते हैं वो एक ही विधा में रहते हैं, केवल पढ़ते हैं। बहुत से बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं वो खिलाड़ी बनते हैं। बच्चे बिल्कुल पढ़ने में बेकार होते हैं लेकिन वो अच्छे धावक बनते हैं, अच्छे वो। तो उन विधाओं को न रोका जाए, मुझे लगता है कि शायद वो कुछ और मेथड होगा इसका एडमिशन का, ताकि हर विधा में बच्चा आगे निकले। ये ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि गवर्नमेंट का स्कूल है, फ्री ऑफ स्कूल है, सभी बच्चों के लिए स्कूल है और आसपास के रेडियस में 15 किलोमीटर के आसपास के रेडियस में इसका कवरअप होगा, परिवहन सुविधा होगी। तो वो सब चीज़ें इसमें लगने वाली बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है। हम लोगों को भी गर्व है। ये ऐसी एक नवाचार भी है और एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन भी है शिक्षा विभाग में, उसके हम साक्षी बन रहे हैं सब लोग, हम बैठे स्टाफ वाले। तो ये हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि नींव का पत्थर बनने जा रहे हैं, हम लोग को अच्छा लगेगा। CM राइज के लिए शिक्षकों की लिखित परीक्षा हुई थी। हाँ, तो यहाँ पर कितने शिक्षक चयनित हुए हैं, कितना स्टाफ रहेगा? ये तो अभी नहीं तय है। कभी मैं शिक्षकों का, चूँकि अभी ऑर्डर आया नहीं इसलिए हम कह नहीं सकते। तो फिलहाल तो ये है कि जो लग रहा है हमारे हिसाब से कि जो पद रिक्त है उस पदों की पूर्ति की जाएगी। ये पहले प्रायोरिटी, उसके बाद अगला स्टेप जो भी शासन लेगा उस हिसाब से चलेगा। जो चयनित हो गए अभी ज़रूरी नहीं कि उसमें, क्योंकि अभी जो फिलहाल लग रहा है, जो मैसेज आ रहा है कि जो पद रिक्त है उसमें पूर्ति होने की है। और जब कोई टीचर कहीं उपलब्ध नहीं है तो अभी कल परसों भी अखबार में आया होगा, संविदा शिक्षक भर्ती शायद संभावना निकलने वाली, स्पेशली CM राइज के लिए। तो हो सकता है उससे पद पूर्ति हो। बाकी हमारे यहाँ आउटसोर्स से कुछ बाकी और भी हमारे कर्मी आ चुके हैं, बाकी कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा है स्कूल 25 स्कूल में, इसलिए वो पोस्टिंग हो चुकी है। इसके भवन के लिए क्या टेंडर हो चुके हैं? हाँ, भवन के लिए टेंडर, ये प्रदेश स्तर का मामला है, टेंडर भी हो गए हैं और सभी प्रदेश लेवल से चलना है। और कुल मिलाकर के जो हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी, मिडिल और जो स्कूल है हमारे, इसमें क्या होता है कि सब काम प्रिंसिपल पर डाल देते हैं। बिल्डिंग भी गिर रही है, छत भी गिर रही है, नल की टोटी भी ठीक करना है, तो वो उसी में लगा रहता है। तो इस मामले में ये सब मेथड से हमारे एजुकेशन को, शिक्षा विभाग को, कर्मचारी स्टाफ को दूर रखा जाएगा, ताकि हमारा ध्यान एक ही जगह रहे। नहीं तो हम लोग नल की टोटी में, साफ सफाई में, दूसरे काम में उलझे रहेंगे, तो वो फिर मतलब नहीं रहेगा। तो ये सब प्रदेश लेवल से होंगे। शासन की कोई गाइडलाइन तय हुई कि कब तक CM राइज स्कूल पूर्ण रूप से भवन बनकर तैयार हो जाएगा? ये 2 साल 2.5 साल का है, पूर्ण रूप से बिल्कुल एकदम से परिपूर्ण स्थिति में पहुँच जाएगा। 2024 को 2.5 साल का इसमें है, उसमें परिपूर्ण हो जाएगा, ऐसा पूरा लक्ष्य है इसका। लेकिन फिलहाल 25 स्कूलों को प्रायोरिटी में लिया गया है, तो मैं सोचता हूँ ये स्कूल सबसे पहले होने की संभावना। अगले वर्ष हम इसको नए रूप में देखेंगे, है ना। जो भी स्थिति होगी तो नए रूप में हमारे यहाँ बाउंड्री वाल वगैरह बाकी सब बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी और अच्छा लगेगा। मनासा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत चपलाना में समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से
नगर में नवनिर्मित महादेव मंदिर पर 7 दिवसीय महादेव भगवान मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा स्थापना का आयोजन रखा गया। आज शुक्रवार को विधि विधान से महादेव मंदिर पर समस्त नगरवासियों की मौजूदगी में भगवान महादेव शिवलिंग स्थापना के साथ महाराज नंदी, देवी पार्वती व अन्य भक्तगणों की मूर्ति स्थापना की गई। आयोजन की शुरुआत 22 मई से महिलाओं बालिकाओं द्वारा नगर में कलश यात्रा डीजे ढोल के साथ में नाचते गाते हुए की गई। पूरे नगर में कलश यात्रा निकाली गई। वहीं कल गुरुवार की शाम डीजे ढोल व बैंड के साथ में पूरे गांव में देवताओं को रथ पर बैठाकर शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं आज 27 मई शुक्रवार को भोलेनाथ मंदिर पर एक कुंडी यज्ञ के आयोजन के साथ विधि विधान से भगवान महादेव शिवलिंग की स्थापना की गई। मंदिर निर्माण कार्य समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से किया गया। कल शनिवार को 7 दिवसीय महादेव मंदिर पर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में विशाल महाप्रसादी के साथ भंडारे का आयोजन रखा जाएगा। भोलेनाथ के साथी है, उनके बराती है, इसलिए वो एक व्यक्ति को जब ये भंग ज्यादा चढ़ी, गांजा ज्यादा चढ़ा, तो वो अपने भाव प्रकट कर रहा है। कितने अच्छे भाव हैं। आप लोग आनंद के साथ में विभूतित हो इस भजन के माध्यम से। वो कह रहा है, क्या कह रहा है? बोलो भोलेनाथ भगवान की। गंग भंग दो बहन है और ये रहे उमा के संग। जो महादेव जी का मंदिर बना है, इसमें गांव के सभी धर्म प्रेमियों का अच्छा सहयोग रहा, जो कि 23 तारीख से आज दिनांक 27 तारीख तक सभी ने तन मन धन से सहयोग किया और ये कार्यक्रम सफल बनाया। जिसमें जल यात्रा, कलश यात्रा निकली, उसमें भी काफ़ी माता बहनों ने अच्छा हिस्सा लिया और 5 दिन तक लगातार यहाँ पे हवन चला, उसमें भी गांव के नागरिकों ने बढ़िया सहयोग दिया। और इस मंदिर में जो स्थापना हुई उसमें जो 21 तरह की बोलियां लगी, सभी ने अच्छा सहयोग किया। और आज इन महादेव जी के मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुई, साथ में पंच जो इनके महादेव जी के पंच, इनकी भी स्थापना हुई, आज समापन हुआ। ये बहुत ही सराहनीय कार्य रहा, गांव का अच्छा सहयोग रहा। उनके अंत में आज प्रसादी वितरित की गई और कल सुबह पूरे गांव और आसपास के सभी भक्तजनों के लिए भोजन की व्यवस्था रखी है, जो कल सुबह रहेगा। जो हुई है वो एक ऐतिहासिक हुई है। गांव में आसपास क्षेत्र में कहीं भी ऐसा जुलूस नहीं निकला होगा, इतना जुलूस, जिसमें 2 बग्गियाँ, 5 ट्रैक्टर और घोड़े और आसपास के क्षेत्र के सभी जनता को बहुत ज़बरदस्त मतलब वो निकाला, जुलूस निकाला और उसमें ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। और आज प्राण प्रतिष्ठा होकर के कल पूरे गांव का सामूहिक भोजन, महाप्रसादी जिसको बोलते हैं, वो किया जाएगा। हवन में 5 जोड़े बैठे, एक कुंडी यज्ञ था और 5 जोड़े बैठे थे। कम से कम 4-5 लाख रुपए के करीब बोलियां लगी और इतना मतलब ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा, जो शायद आज दिन तक इस गांव में तो नहीं रहा। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।